नमस्कार सभी को। मेरा नाम है अनुज रॉबिन्सन और मैं आज एक काफ़ी ख़ास इंसान के साथ में बैठा हूँ। हमारे साथ में हैं रवि प्रकाश वर्मा जी, लखीमपुर खीरी के पूर्व सांसद, जो कि समाजवादी पार्टी से बिलॉन्ग करते हैं और आज हम इनके साथ में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले एपिसोड में कि हम लोग यूपी इलेक्शंस के ऊपर में एक सीरीज़ निकाल रहे हैं और यहाँ पे कई सारी पार्टियों के अलग-अलग नेता हमसे आकर के जनता के सवालों का जवाब देंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आप अपने बारे में स्वयं हमारी जनता को कुछ जो बताना चाहें कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा लखीमपुर खीरी से आप चुनाव लड़ते रहे हैं समाजवादी मैं की रवि तरफ से? प्रकाश वर्मा, मैं लखीमपुर से ये 11, 12, 13 3 लोकसभाओं का सदस्य रहा हूँ और अभी बीच में मैं 2014 से 20 तक राज्यसभा में भी मेंबर रहा हूँ। और लखीमपुर से हम लोग की संबंध बहुत हमारे लोगों से गहरे हैं, क्योंकि वहाँ से हमारे माताजी भी सांसद रहे, वहाँ से हमारे पिताजी भी सांसद रहे। एक लंबे समय तक हम लोगों ने लखीमपुर को रिप्रेजेंट किया है और लखीमपुर के लोगों से हमारा रिश्ता बहुत ही गहरा, बहुत पुराना और बहुत ही अच्छा है। तो हम चाहे सांसद रहें चाहे ना रहें, तो मैंने देखा है कि लखीमपुर के लोग वही सम्मान रखते हैं जो पहले दिया करते थे। तो इस बात के लिए मैं उनका आभारी भी हूँ। अच्छा सर, जो यूपी इलेक्शन फ़िलहाल जो इस बार हो रहा है, क्या उसमें आपका आगे से मतलब सामने आकर के समर्थन है या आप खड़े हो रहे हैं? कौन समाजवादी की तरफ से लखीमपुर से कौन नहीं, लड़ेगा? मैं तो खड़ा नहीं हो रहा हूँ। जी, हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि हमारी 8 सीटें निकलें जी, और जैसा कि माहौल दिखाई पड़ने लगा है, पूर्वांचल में अखिलेश जी की रैली हुई थी और अभी 2 दिन पहले मांदा में, बुंदेलखंड में रैली हुई है। तो जनता तो निकल के अब आने लगी है इनके साथ में। जनता को आसरा दिखाई पड़ रहा है कि ये परिवर्तन ला सकते हैं। तो सर ऐसा क्या हुआ था 2017 में कि जो उत्तर प्रदेश की जनता थी, क्या उसे एक चेंज की ज़रूरत थी, इस वजह से भाजपा आई या आपका कुछ और तर्क है कि जो भाजपा सत्ता में आई? देखिए, पहले के जो लोग थे वो सरकारों को 5 साल में मूल्यांकन नहीं करते थे। लेकिन अब जो नई पीढ़ी है, जिसकी तादाद जो डेमोग्राफिक सेटअप हिंदुस्तान का है, उसके हिसाब से 85% आबादी हो चुकी है। ये नई पीढ़ी के जो नौजवान हैं, युवा लड़के और लड़कियां हैं, तो इनको तत्काल परिणाम की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि उनके हाथ में वोट है और वो परिवर्तन ला सकते हैं, तो वो तत्काल परिणाम चाहते हैं। जी, तो जो सरकारों की जो कार्यशैली होती है, आपने देखा होगा कि वो काफ़ी रिजल्ट लाने में लंबा समय लगाती है। जी, जी, सरकार के अंदर भी फंक्शनिंग्स होती है, जो तौर तरीके हैं, जिस तरीके से सरकार चीज़ों का संज्ञान लेती है, फिर उसके बाद कानून के माध्यम से लगाती है, जी, तो अब उतना धैर्य नहीं है नई पीढ़ी में। जी, तो नई पीढ़ी सीधे-सीधे डायरेक्ट एक्शन में यकीन रखती है। जी, और जब बीजेपी ने उनको ये एहसास कराया कि नहीं, हम डायरेक्ट एक्शन करेंगे, तो उन्होंने विश्वास कर लिया। और ज़ाहिर-सी बात है, उनको ये मालूम है कि वो बदल सकते हैं, उनका कॉन्फिडेंस है कि वो चेंज कर सकते जी, हैं, इसलिए उनको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती। हुँ, चूँकि युवाओं के हाथ में धीरे-धीरे बागडोर जा रही है, व्यवस्था में भी, ब्यूरोक्रेसी में भी, सब जगह सब युवा ही जा रहे हैं। जी, तो जो नौजवानों का कॉन्फिडेंस है, वो ये है कि वो जब चाहें तब सरकार बदल सकते हैं और मुझे लगता है कि ऐसा अच्छी बात भी है। जी, बिल्कुल। जो भी सरकार में होते हैं, उनको सोचना चाहिए इस बारे में। अच्छा सर, एक और जो बात उठती है कि 2017 के इलेक्शन में जिस प्रकार से समाजवादी और आईएनसी ने जब हाथ मिलाए थे, जो गठबंधन हुआ था, एक हार का कारण समाजवादी के लिए उसको भी माना जाता है कि देखिए, ये चीज़ें तो चूँकि मीडिया बीजेपी की तरफ से स्पॉन्सर्ड होता है जी, मोस्टली, जी, उन्होंने इस चीज़ को बना दिया था। जी, देखिए, 2 युवा साथ में आए थे हुँ, और ऐसा भी नहीं है कि परिणाम बहुत ख़राब रहे हों। हुँ, देखिए, लोग वोट तो मिला ना उनको, जो जी, उनका अपना वोट था, तो इंटैक्ट बचा के रखा इन लोगों ने। जी, जी, लेकिन बीजेपी ने अपनी जो उनकी बातें थी, जो उनके झांसे थे, उसके माध्यम से अपना वोट बैंक बढ़ा लिया। हुँ, तो अपने वोट बैंक बढ़ाने के बाद में जो उनके मेन राइवल थे, उनको हल्का करने का जो प्रक्रम चल रहा है आज की तारीख में, उन्होंने लड़के बना दिए। वो लड़के नहीं, वो युवा नेता है, हुँ, इस पर हिंदुस्तान का युवा नेतृत्व है। जी, तो उनको हल्का करने का जो प्रयास किया, उसके लिए ये बात उठाई गई हुँ, कि इसलिए जिनकी सरकार हारी की, तो अनुभव शून्य लोग एकदम उससे उसमें आ रहे थे। जी, जी, तो मुझे लगता है ये उनकी होशियारी ज़्यादा थी बीजेपी वालों की। हाँ, और इसमें ये कहना कि ये लोग काबिल नहीं थे, इनकी काबिलियत पे उँगली उठाना अक्लमंदी नहीं है। वो तो फिर वक्त आएगा, देखिए बताएँगे, जी, युवा ही चेंज लाएँगे। ये तो है सर, युवा शक्ति तो काफ़ी ज़्यादा
महत्वपूर्ण है और भारत एक युवा देश है। ये वाइटल क्लास है। जी। यूजुअली नौजवान देहात में भी है, गांव में भी है, शहर में भी है, अपर क्लास में भी है, मिडिल क्लास में भी है और लोअर क्लास में भी है। कुल आबादी में जो नौजवानों की तादाद है वो 85% हो चुकी है। तो अब आप देखिए कि उनको तुरंत परिणाम चाहिए, बहुत दिन वेट नहीं कर सकते, ऐसा उनका टेम्परामेंट है। जी। अब जो भी सरकारें बन रही हैं उनको इस बात में देखना होगा कि वो आपकी क्या सीमाएं हैं, उसको बहुत गौर करने वाले नहीं है। जी। और बीजेपी की जो कारगुजारियां रही हैं पिछले 4-5 साल तक, आपने देखा होगा कि अब एकदम से नौजवान ही पलट के सामने आ रहा है। जी। क्योंकि जो नौजवानों की प्राथमिकताएं हैं, उनको सिक्योरिटी चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, उनको एक अच्छा जीवन चाहिए, उनको लॉ एंड ऑर्डर की सस्टेनेबिलिटी चाहिए, उनको चाहिए कि सुनवाई हो, हमारी सुनवाई हो, हमारी बात सुनी जाए। अब जो झपीट किस्म के खुर्राट लोग पावर में बैठे हुए थे उन्होंने नहीं सुना, वो अपने हिसाब चलते रहे, उनका एजेंडा अलग था। तो पब्लिक ने अपने आप को अलग कर लिया। चुनाव का समय आ गया तो नौजवान अपना ताकत दिखाएंगे। अच्छा सर, कई बार ये भी होता है कि जो समाजवादी के ऊपर दोष लगाए जाते हैं पूरी पार्टी के ऊपर में कि जो एक गुंडा राज के उस तरफ से कि गुंडागर्दी करते हैं या परिवारवाद, ऐसा तो ये ज़्यादातर जो भाजपा और आरएसएस वाले यही कहते हैं। क्या है कि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी जो है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जी। मूल रूप से वो एक पूरा वर्ग है जो पितृ सत्ता और संपत्तियों के एकाधिकार में यकीन रखता है। वो 8 साल से नहीं, हजारों साल से जो माइंडसेट है। जी। तो जब वो पितृ सत्ता की बात करते हैं तो नौजवानों को जाहिर सी बात है कि उनका बहुत वजन नहीं रखते, उनको लड़का समझते हैं, हल्का मान के चलते हैं। तो ये जो कुछ भी घटनाक्रम घट रहा है उसको उस दिशा में देखना जरूरी है कि उनकी पब्लिसिटी की मशीनरी है जो उनके हिसाब से लोगों का टेम्परामेंट बदलती है। अब उनके पास में जो आईटी नेटवर्क है, उनके जो ट्रोलर्स ग्रुप बने हुए हैं, बकायदा पेड ग्रुप्स होते हैं, और अब तो जिले में पूरे बड़े संगठन हैं उनके जो ट्रोलिंग करते हैं। पता लगा लखनऊ दिल्ली से उनके बाद हिंट आते हैं। उन्होंने बड़ा ऑर्गेनाइज ट्रोलिंग को एक इंडस्ट्री बना लिया है। अच्छा। तो जब ऑर्गेनाइज ट्रोलिंग चलती है तो उसके इसमें दो राय नहीं है, कुछ समय तक लोगों को धोखा बना रहता है। लेकिन एक स्टेज के बाद में जब वो खुद मूल्यांकन करने लगते हैं, जब झूठ खुलने लगता है, तो फिर उनको निर्णय लेने में आसानी होने लगती है। तो ये दिक्कत है। अच्छा, तो सर देखिए समाजवादी गुंडे थे या भाजपाई गुंडे, आप देखिए ना जो लखीमपुर में घटा है, अभी जिस तरीके से किसानों को कुचला गया है और जिस तरीके से भारत सरकार उनके साथ खड़ी है। जो मंत्री जिसने प्रोवोकेटिव स्पीच दी थी वो 120B का मुलजिम होना चाहिए था। अव्वल तो वो क्रिमिनल था, उसको मंत्री बनाने की गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी गृह मंत्री बनाया गया, राज्य मंत्री, और उसने बहुत ही प्रोवोकेटिव स्पीच दी और उसके बाद में उनके लड़के ने काश्तकारों को कुचल के मार दिया। तो अब बताइए गुंडागर्दी कहाँ पर है? यह जो सुबोध कुमार सिंह एक सब इंस्पेक्टर था जिसने दंगा रोकने में अपनी जान दे दी थी बुलंदशहर में। अब आप देखिए जिन लोगों ने कत्ल किया था उनको महिमा मंडन किया गया, उनका स्वागत किया गया, 1 महीने में जमानत हो गई। और उनकी सुबोध कुमार सिंह की बेवा जो है, मैंने संसद में भी कई बार जिक्र किया इस चीज़ से, आज तक भटक रही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, इनकी जमानतें खारिज। तो संगठित गुंडा तंत्र तो उनके पास में है और हमारे लोग बदनामी के शिकार हैं। हाँ, गलतियां हुई होंगी क्योंकि जब भी कभी अखिलेश जी नए पढ़ के आए थे और पढ़ने के बाद मुख्यमंत्री बन गए थे तो चैलेंजेस भी बहुत बड़े थे। तो उसमें कोई भी शासन सत्ता चलती है तो गलतियां भी निकल के आती हैं, लेकिन वो सरकार की गलतियां नहीं होती ना, लीडर की होती है। उनकी मंशा साफ रही, उनकी नीयत साफ रही। जो इंडिविजुअल्स पावर के साथ में जुड़ जाते हैं हरकत वो करते थे। अब जैसे राजा भैया जुड़ गए थे तो राजा भैया उनके कंट्रोल से बाहर थे, राजा भैया ने सीओ मरवा दिया था, लेकिन वो ब्लेम पूरा जो है समाजवादी पार्टी पर लगता है। मेरा यही मानना है कि एक होता है असली ठोस गुंडई और एक होता है गुंडई का लांछन लगाना। तो उन्होंने लांछन लगाया और उनका लांछन चल गया, क्योंकि मीडिया उनके हाथ में था, ट्रोलिंग उनके हाथ में हो रही थी, वो चला जमा दी गई बात। मतलब झूठ को इतनी बार दोहराया गया कि सच में। देखिए सच्चाई तो ये है कि समाजवादी पार्टी के लोग संघर्षशील लोग हैं और वो जहाँ कहीं नाइंसाफी और जुल्म होता है उसके खिलाफ लड़ते हैं। ये पहचान बीजेपी की नहीं है, ये पहचान कांग्रेस की भी नहीं है, ये पहचान बसपा की भी नहीं है, ये पहचान अकेले समाजवादी की है। तो जब ये पहचान है या तो उसको आप पॉजिटिव समझ लीजिए कि भाई जनता की सुनवाई करते हैं, लड़ते हैं, नाइंसाफी के लिए खड़े होते हैं सामने, या आप मान के चलिए कि भाई आप उनको दादागिरी का रूप देना चाहते हो। भाई अगर ये दादा थे तो आपने क्यों नहीं रोका? अब लखीमपुर में पिछले साल किस्सा आया था कि एक 17 साल की बच्ची थाना पसगवा था, पाल बिरादरी की थी, गूंगी बहरी लड़की थी, गायब हुई। 3 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिली।
जाहिर सी बात है समाज में आक्रोश पैदा होता है। जैसे ही सब लोग पहुंचे तुरंत ही सरकार के नुमाइंदे वहां पर आ गए, खासतौर पर एक डीआईजी थी लक्ष्मी सिंह। आप देखिए डेड बॉडी के रिकवर करने की तो एफआईआर थी, लेकिन वो बच्ची किन हालात में गायब हुई, किसने उसको गायब किया, फिर उसके साथ क्या हुआ और उसकी डेड बॉडी उघाड़ी क्यों मिली, एक बदन पे कपड़ा नहीं था उसके साथ रेप हुआ था कि नहीं हुआ था। तो आप देखिए पुलिस ने, प्रशासन ने पोस्टमार्टम करा के मृत्यु का कारण अज्ञात साबित कर दिया और कोई रेप नहीं हुआ ऐसा घोषित कर दिया और कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई। तो इस तरीके से अपराधियों को बचाया जाने का तो समाजवादी सोच भी नहीं सकती थी, कोई दूसरी पार्टी नहीं सोच सकती, वो बीजेपी ही कर सकती। और उसके बाद में कुछ नहीं हुआ। कायदे से मुख्यमंत्री को तो देखना चाहिए था, जब ये खबरें अखबार में आई थी तो वो इंसाफ करते। सरकार तो इंसाफ दिलाने के लिए होती है। जी जी जी। नहीं तो जिस प्रकार से योगी जी बोलते हैं कि हमने जो उत्तर प्रदेश को गुंडा और क्रिमिनल्स प्रूफ बना दिया है, वहाँ पे अब क्राइम और क्रिमिनल्स की जो संख्या है वो बहुत कम हो गई है। देखिए ये उनका भ्रम है और उनको लगता है कि ये झूठ को चला देंगे तो अब नहीं चल पाएगा, अब चुनाव का समय आसान है जी। अब सोशल मीडिया अब कुछ समाजवादी की मदद भी तो कर रहा है। अब जो लोग समाज में सोशल मीडिया चलाते हैं जी जब तथ्य सोशल मीडिया पे चलने लगते हैं तो मीडिया की मेन स्ट्रीम मीडिया की जरूरत नहीं बची लोगों को। जी अब तो सच उजागर हो रहा है सब जगह। जी। तो ये जो उनका कहना है ये उनका धोखा है। वो खुद अंधेरे में जी रहे हैं और समाज को अंधेरे में रखना चाहते हैं। अगर आंखें खोल के देखेंगे, और मुख्यमंत्री तो पिता समान होता है जी, अगर वो दिल में पिता होने का एहसास भी जरा भी रखेंगे कि हम गार्जियन हैं पूरे प्रदेश के। जी जी। ये उत्तर प्रदेश तो इतना बड़ा प्रदेश है जिसके इससे बड़े कई राष्ट्र छोटे हैं, कई देश छोटे हैं इससे। तो तंग दिल छोटा दिल लेकर के प्रदेश को चलाया नहीं जा सकता। जिन्होंने चलाया है वो जोर जबरदस्ती एकदम पर चला पाए हैं इतने दिन तक। और मुझे तो लग रहा कि अगर कहीं ऐसा ना होता कि बीजेपी के अंदर से ही प्रतिक्रिया खड़ी हो जाती है इनके ऊपर, इनके 150 विधायकों ने इनके खिलाफ लिख के दे दिया था इनकी कार्यशैली पर, तब क्या कहेंगे। जी जी। अच्छा ये गुंडई रोक नहीं रहे हैं, ये खाली अपने लोगों को गुंडई करने का अवसर दिला रहे हैं। क्या मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो गुंडे हैं वो भाजपा में जा रहे हैं? अच्छा तो सत्ता में तो कहाँ रहेंगे वो। भाई जो लोग गलत रास्ते चलते हैं, नादानी वाले काम करते हैं जी, तो उनको तो सत्ता में संरक्षण ही मिलता है ना, मिल रहा है आज की तारीख में। भाई जितने लखीमपुर के बड़े गल्ला चोर थे वो सब विधायक हैं बीजेपी से आज की तारीख में। एक फूड स्कैम हुआ था, याद करिएगा 2003 में जी। तो उसमें मैंने ही शिकायत की थी जी। जो केवल जिला खीरी में 277 करोड़ रुपए का गरीबों का निवाला चोरी किया गया था। तो जिन्होंने चोरी किया था वो तो आज सत्ता में बैठे हुए हैं ना जी। अच्छा जिस प्रकार से आज योगेश वर्मा जी वहाँ के विधायक, आप भी जानते हैं उनका आचरण क्या है जी। वो भले आदमी के नहीं आते, गुंडों के नहीं आते, आप खुद जानते हैं इस तरीके से। तो आप भाई आप देखिए अरविंद गिरी जी, हालांकि पहले हमारे साथ भी विधायक रह चुका है वो, लेकिन उसका भी टेम्परामेंट क्रिमिनल है। हमारे छोड़ के भागा इसीलिए क्योंकि हमारे यहाँ उसकी चल नहीं रही थी, घर पार्टी में गया। रोमी सानी जो कि सरगना था गल्ला माफिया का, आज वो विधायक है वहां से। आप देखिए ये जो टेनी महाराज जी, इनका आपराधिक इतिहास है, ये वहां सांसद हैं। तो इस जिले की जो परंपराएं रही हैं पुरानी कि जिसमें अपराधियों को कोई राजनीतिक नेता नहीं बनाया जाता था, वो बीजेपी के आने के बाद तो संभव हो गया नहीं। अच्छा तो सर मान लीजिए कि अगर सिर्फ लखीमपुर खीरी की अगर मैं बात करूं तो वहाँ से जो कोई भी खड़ा होगा, जो कोई भी अगर समाजवादी से जीतेगा तो क्या मैंडेट रहेगा, किस प्रकार की बातें और किस प्रकार का विकास रहेगा? क्योंकि लखीमपुर की जो इस वक्त हालत है, जब ये किसान रौंदे गए उनके आने से पहले जो एक नेताजी आए थे, यूनियन मिनिस्टर आए थे, उनके आने से 4 घंटे पहले वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि वहाँ पे उनके आने से 4 घंटे पहले जो अनुपम नर्सिंग होम वाली सड़क है, जो मेन रोड है डॉन बॉस्को से जो सीधे जाती है डीएम साहब के पास, वो 4 घंटे के अंदर बनाई गई थी। तो इस प्रकार का जो टेम्परेरी काम है, क्या इससे छुटकारा लखीमपुर खीरी को मिल सकता है? देखिए हम लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जब सांसद बना था 98 में जी, तो हमारे डॉक्टर साहब विधायक थे कौशल किशोर जी। हम लोगों ने बैठ के प्लान, तब लखीमपुर की सड़कें बहुत खराब थे, लखीमपुर की कोई सड़क ठीक नहीं थी। यहाँ तक कि जो पुरानी सीमेंटेड रोड्स बने हुए थे उसमें भी क्रैक्स, बहुत गड़बड़ी क्रैक्स हो चुके थे, जिससे कि चलने में गाड़ी खड़खड़ाती थी। तो हम लोगों ने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम किया था। जो कचहरी के आसपास की सड़कें हैं सब ठीक कराई गई थी, मेन रोड जो ठीक कराया गया, जैसे कटिया रोड ठीक कराया गया था, और मेन रोड की दोबार जो निगासन ढाल रोड जाती है उसका भी कोटेशन कराया गया था।
मेटल कोट कराया गया था। जो सड़क लखीमपुर रोड से सीधे गोला रोड से एंटर करती है उसकी वाइडनिंग कराई गई थी। और शहर में नहर पे आपने देखा होगा कि जब बसपा सरकार में इन लोगों ने फ्लाईओवर बना दिया, शहर को डिवाइड कर दिया, तो हम लोगों ने नहर को जो है सीमेंटेड पक्के कराए थे जिससे कि रास्ता चलने के लिए शहर की लॉकिंग तो अनलॉकिंग हो सके। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को जितना काम समाजवादियों ने किया था उतना बीजेपी नहीं कर सकी है। और हमें लगता है कि फिर हमारी सरकार बनेगी तो हमारे लोग तो प्राथमिकता देते हैं। आप देखिए लखीमपुर से सीतापुर जाने वाली सड़क कितनी खराब हुआ करती थी, समाजवादियों ने ही बनाई थी। तो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी काम हुए हैं, लखीमपुर से सीधे निगासन जाने वाली सड़क आपने देखा कितनी बढ़िया बनी है वो। निगासन धौरारा से सीधे संपूर्ण नगर जाने वाली सड़क वो भी कितनी बढ़िया बनाई गई। बॉर्डर पे सड़कों का नेटवर्क बनाया गया था सब। तो वो सब हमारे साथ टाइम पे काम हुआ था। मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में हमारे लोग इस काम को पूरा कराएंगे दोबारा से। तो सर जो टूट गई है उनको भी ठीक कराएंगे। अच्छा, जैसे सर आम आदमी पार्टी के जो संजय सिंह जी हैं, वहाँ से प्रतिनिधि हैं आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के, वो अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी से मुलाकात उन्होंने करी थी और कुछ चर्चा करी थी। तो सर क्या संभावनाएं हैं कि इस प्रकार से पहले आईएनसी से गठबंधन हुआ था, इस बार आम आदमी पार्टी के साथ में मिलकर के चुनाव लड़ने का देखिए, मुझे लगता है कि ये परिस्थितियाँ थोड़ी सी बदली हुई हैं जी। अब जिनसे मुकाबला है वो फंक्शनिंग में तो माफिया है और दिखाई पड़ने में वो पॉलिटिकल पार्टी है। उनकी फंक्शनिंग माफिया जैसी फंक्शनिंग है। वो ब्लैकमेल करते हैं आदमी को। उन्होंने लगभग जितनी भी विजिलेंस की एजेंसियां उनको इस्तेमाल कर रखा है और जो भी उनको लगता है कि आदमी हमारे सामने आ सकता है उसकी फाइलें खुलवाते हैं और फिर उनको सौदेबाजी करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। तो इन लोगों की जो फंक्शनिंग है वो अपराधियों जैसी है, माफिया जैसी है। लेकिन अब सरकार चला रहे हैं वो, अपनी कमजोरियों को ढकने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरों की अच्छाइयों को भी कमजोरी बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश जी ने जो निर्णय लिया है कि जितनी भी छोटी छोटी रीजनल पार्टियां हैं उनसे सहयोग लेकर के एक बड़ा मोर्चा बनाने का, जिससे कि इनको मौका ना मिले। ये तो डिवाइड एंड रूल पर काम करते हैं। बीजेपी जो है उसका बड़ा बड़ा अजीब सा लगता है कभी कभी कि आज़ादी धरती की, हिंदुस्तान की आज़ादी के 70 वर्षों के बाद में इस देश में अंग्रेजों वाली जो शैली है डिवाइड एंड रूल वो चलेगी, ऐसा हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। और मुझे लगता है कि नौजवानों के लिए भी विचार करने के लिए अच्छा विषय है कि आज की तारीख में आज़ादी के 70 वर्षों के बाद में भी फूट डालो और शासन करो के सहारे जो शासन किया जा रहा है उसकी मंशा क्या है, वो ले कहाँ जा रहा है इस देश को। तो हमें लगता है हमारे नौजवान समझ रहे हैं और समझेंगे भी। तो ऐसी स्थिति में जो विभिन्न, चूँकि यूपी बहुत बड़ा जोन है, तो जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप निकल के आ रही है उनके साथ में एक अंडरस्टैंडिंग बना करके चुनाव लड़ने में अकलमंदी है, जिससे कि डिवाइड करने का उनको मौका ना मिले। और उनका बस चलेगा तो वो डिवाइड ही करेंगे, उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। वो हिंदू मुस्लिम डिवाइड करते हैं, वो अगला पिछड़ा डिवाइड करते हैं, वो ऊंची जात में और निचली जात में दलितों में पक्षपात करते हैं। मतलब ये सरकारें, इनका सोचने का तरीका और काम करने का तरीका ही पक्षपात से भरा हुआ है और ये संविधान विरोधी कार्य कर रहे हैं। अच्छा सर, आपने युवाओं की बात करी। मैं समझता हूँ सर जो अगर एजुकेशन हमारे जो उत्तर प्रदेश में है काफ़ी लो है, तो सर अगर इसके ऊपर काम किया जाए तो, क्योंकि कई बार क्या होता है जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो जिनको समझ में आती है तो वो पॉलिटिक्स से दूर भागते हैं और जब वोट डालने का वक्त आता है तो ये बड़ी मज़ेदार बात है जो आपने कही कि राजनीति बुरी चीज़ है और नेता बुरी चीज़ होता है, नेता बुरा आदमी ऐसा युवाओं को लगता है। नहीं, ये लगता ही नहीं, ये भी पब्लिसिटी करी गई है, ऐसा बताया गया है। अब जिस देश में 135 करोड़ की आबादी है उस देश में 85% युवा है, तो जो भ्रष्ट नौकरशाही वो बुरी नहीं है, जो बेशरम पूंजीपति सरमाएदार पूंजीपति वो बुरा नहीं है, लेकिन जो राजनीतिक लोग जनता के हकों की लड़ाई लड़ते हैं वो बुरे हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। एक बार मैं एक विद्यालय में गया था तो वहाँ मेरे सामने एक बच्चे ने कविता सुनाई, तो नेताओं के ऊपर ही था, राजनीति बुरी चीज़ है, नेता है कम नेता, नेता दूनी दोगला, नेता के दिखलमबाज, नेता चक्को 420, नेता पंजे 5 दलाल। मतलब सुना, मैंने कुर्ता उतार के नीचे डाल दिया। मैंने कहा कि मुझे मैसेज मिल गया है और अब मैं सुनना चाहता हूँ कि जो नौकरशाही हिंदुस्तान की है भ्रष्ट, उस पर भी एक गीत सुनाया जाए। जब कोई बंदा होता तो सुनाते। मैंने कहा वो गीत सुनाया जाए, उसके बाद में जो बेईमान किस्म के पूंजीपति हैं जो पूरी व्यवस्था को भ्रष्ट करते हैं उन पर भी मुझे एक गीत सुनना है और जिन मास्टर जी ने सिखाया उनको बुलाया जाए। तो जब मास्टर जी बुलाए गए
मैंने उससे कहा कि आपने अधूरा गीत क्यों सुनाया। मतलब इस देश में जहाँ इतनी बड़ी आबादी है, वहाँ पर बिना राजनीति के आप कौन सा समाधान निकालना चाहते हैं। सही बात है। मतलब आदमी करप्ट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। बीजेपी में क्या करप्ट लोग नहीं है, या दूसरी पार्टियों में करप्ट लोग नहीं है। जी तो जो अच्छे लोग हैं उनको क्यों नहीं पहचान पाते। सही बात भाई बेईमान भी है, अच्छे लोग भी हैं, जी तो उनको पहचानने का प्रयास करिए। दूसरा, अगर भ्रष्ट राजनीतिज्ञों पर कब गीत बन रहे हैं तो भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी पर तो बनने चाहिए। जी बिल्कुल। जो बेईमान जुडिशरी में है लोग, उन पर तो बनना चाहिए। वो क्यों बनी है। या जो बड़े बड़े सरमाएदार पूंजीपति हैं, अडानी जैसे, पूरा देश डूब रहा है और वो तरक्की कर रहे हैं, जी क्या इन पर कोई कभी गीत नहीं बनेगा कि जनता को समझ में आ जाए कि इस देश की असली समस्या ऐसे पूंजीपति हैं जो इस देश को बर्बाद किए दे रहे हैं। जी तब उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी। उन्होंने। तो मैंने कहा देखिए भाई साहब, इस देश का भला जब भी कभी होगा वो अच्छे राजनीतिज्ञों से ही होगा। गांधी जी ने भी राजनीति करी थी, और जो उनकी राजनीति थी वो समाज को परिवर्तित करने के लिए थी, प्रोग्रेसिव बनाने के लिए थी। जी वो ठेकेदारी करने के लिए नहीं थी, वो बालू का कारोबार करने के लिए भी नहीं थी जो आजकल चल रहा है। जी तो जो धंधेबाजी हो रही है उसको राजनीति की संज्ञा देना ही बहुत बड़ी गलती है। गलती है। तो ये राजनीति एक अलग चीज़ है और धंधेबाजी करना एक अलग चीज़ है। जो राजनीति में आगे लोग करप्ट हो रहे हैं वो धंधेबाजी कर रहे हैं। जी समझे नहीं। तो उनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, उनके ऊपर तो गीत लिखे जाने चाहिए। लेकिन जो लोग अच्छा काम कर रहे थे उनको पहचाना भी जाना चाहिए, जिससे कि हमारी जो नई पीढ़ी है, नए युवा जो हैं, उसमें नेतृत्व के गुण पैदा हो सके और हम अच्छे नेता पैदा कर सके। इस देश को वाकई में हर क्षेत्र में अच्छे नेताओं की जरूरत है। हमारे इस देश का काम चोरों के सहारे नहीं चल सकता। जी जी। तो चलिए ठीक है सर, इसी के साथ मैं अपना ये शो समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और आशा करूँगा कि जो कोई भी जीते इस बार, उत्तर प्रदेश की जनता का भला हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा त्रस्त हालत में है जनता। देखिए, हम लोग तो थोड़ा सख्ती रखते हैं अपनी पार्टी में। जी हमारी सरकार जब भी रही हमारे सुनवाई होती है। जी अगर हमारे किसी भी आदमी ने भी गलती की है तो हम सुनवाई करते हैं उसकी, हम मनमानी नहीं करने देते किसी को। हमें यही चीज़ का एहसास भी है कि हमारे साथ लोग गलत करेंगे नहीं, करेंगे तो मैं सुनवाई करूँगा, मैं गलत करने नहीं दूँगा, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत अच्छी बात है सर। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार।